हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका। हम लोग डिस्कस कर रहे थे मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस और उसमें हम लोग अभी सेकंड चैप्टर में है मेटल फॉर्मिंग में। तो फर्स्ट मेटल फॉर्मिंग के फर्स्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया है कि इंट्रोडक्शन ऑफ मेटल फॉर्मिंग प्रोसेसेस और उसमें कुछ टॉपिक्स देखा था। ये आज का सेकंड क्लास है और आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे रोलिंग के बारे में। तो स्टार्ट करते हैं रोलिंग प्रोसेस को। मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में ये रोलिंग प्रोसेस को हम आज के क्लास में डिस्कस करेंगे। तो अभी हम डिस्कस करते हैं रोलिंग स्टैंड अरेंजमेंट। तो कितने टाइप के रोलिंग स्टैंड अरेंजमेंट हो सकते हैं वो डिस्कस करते हैं कि ये अरेंजमेंट कितने टाइप का आपका हो सकता है। तो रोलिंग स्टैंड अरेंजमेंट में हमारे पास डिफरेंट टाइप्स का अरेंजमेंट होगा और कौन कौन से टाइप्स होंगे वो डिस्कस करते हैं। जैसे कि फर्स्ट है हमारे पास टू हाई रोलिंग मिल या टू हाई रोलिंग स्टैंड अरेंजमेंट या टू हाई रोलिंग मिल इसको बोलते हैं। तो इसमें हमारे पास क्या है, एक बिलेट है जिसका कुछ थिकनेस होगा H0 और यहाँ से हम क्या करते हैं कुछ आउटपुट निकलेगा। मान सकते हैं कोई स्ट्रिप है या डिफरेंट साइज है, कोई भी एक प्रोडक्ट है आउटपुट का। तो यहाँ पे एक इनपुट है, दूसरा क्या है आपका क्या है एक आउटपुट है। दो हमारे पास रोलर्स हैं, टू हाई है, ये रोलर्स है, ये दो रोलर्स है हमारे पास। ये दोनों रोलर्स है हमारे पास। तो ये दोनों रोलर्स की हेल्प से हम क्या करते हैं, इसको करते हैं, इसका रोलिंग करते हैं। रोलिंग कैसा होता है, ये रोलर्स क्या होता है रोटेट करता है, रोलर्स रोटेट करता है। रोटेट करेगा तो उसके कारण क्या क्या होगा, ये जो रॉ मटेरियल होगा इसमें क्या होगा, ये ड्रैग होगा, इसमें ड्रैग होगा और फिर फाइनली यहाँ से प्रोडक्ट निकलेगा। तो यहाँ से बिलेट क्या होगा, यहाँ पे ड्रैग होगा और स्ट्रिप क्या होगा आउट होंगे। ये वन स्टेप में नहीं होगा, मल्टीपल स्टेप्स में होंगे। तो एक इनपुट होगा, दूसरा क्या होगा आपका आउटपुट होगा। इसमें डिफरेंट जोन्स होंगे, कौन सा क्या जोन है वो हम डिस्कस करते हैं आगे क्लास में, आगे की स्लाइड्स पे। अभी देखते हैं कि हमारे पास ये टू हाई का है। नेक्स्ट हमारे पास अरेंजमेंट जो है वो थ्री हाई। थ्री हाई में क्या होगा, तीन हाईज है, ये हाई मतलब रोलर्स, इसमें क्या है तीन हाई है। तो ये इस तरह से रोटेट कर रहा है और ये आपका रिवर्स डायरेक्शन में रोटेट कर रहा है। तो यहाँ पे जो आउटपुट जो यहाँ पे सीट होगा, यहाँ से जो सीट निकलेगा, तो यहाँ से जो सीट निकलेगा या प्लेट निकलेगा, अगर हम बिलेट देंगे तो प्लेट निकलेगा। तो ये जो यहाँ से प्लेट आएगा बाहर में या सीट आएगा या प्लेट आएगा या स्ट्रिप जो भी आएगा फाइनली, तो वो जो निकलेगा वो इस डायरेक्शन में निकल रहा है। यहाँ पे रोलिंग प्रोसेस में हम क्या करते हैं कि जो थिकनेस होगा वर्कपीस का, जो वर्कपीस जो इनपुट हो रहा है, जो रॉ मटेरियल इनपुट हो रहा है, उसका जो थिकनेस होगा वो क्या कर रहा है, रिड्यूसर। यहाँ पे हम थिकनेस को क्या एज्यूम करते हैं, H0 हमारा इनिशियल थिकनेस है और H1 हमारा क्या है फाइनल थिकनेस है। या इस H0 हमारे पास इनिशियल हाइट है, H1 हमारा क्या है फाइनल हाइट है, जो हमारे पास रॉ मटेरियल है या जो जॉब है हमारे पास उसका। तो ये हमारे पास टू हाई रोलिंग मिल है, ये थ्री हाई रोलिंग मिल है। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, फोर हाई है। इसको ये हमारे के पास क्या है, क्या फोर हाई रोलिंग मिल है और यहाँ पे क्या है क्लस्टर हाई है। तो क्लस्टर हाई में डिफरेंट अरेंजमेंट्स होते हैं रोलिंग व्हील्स के और वहाँ पे हम क्या करते हैं कि क्लस्टर, ये जो रोलर्स जो होते हैं वो क्लस्टर के फॉर्म में होते हैं और इस तरह से प्रोसेस होते हैं और ये कंटिन्यूसली आपका क्या होता है मैन्युफैक्चरिंग होते रहता है, रोलिंग होते रहता है। तो यहाँ पे फोर हाई रोलिंग मिल में हमारे पास क्या है कि दो छोटे रोलर्स है और दो बड़े रोलर्स। बड़े रोलर्स और क्या करते हैं छोटे रोलर्स के ऊपर होते हैं और ये इसको क्या करते हैं सपोर्ट का काम करते हैं, साथ ही साथ मोशन भी देते हैं। तो ये डिफरेंट अरेंजमेंट्स है रोलिंग स्टैंड का। तो हमने ये फोर डिफरेंट अरेंजमेंट्स देखा है। इसके अलावा भी बहुत सारे अरेंजमेंट्स होते हैं, हमने जस्ट इन शॉर्ट फोर डिफरेंट अरेंजमेंट्स को देखा है। तो इस तरह से हमने डिस्कस किया कि डिफरेंट हाई रोलिंग मिल्स कि क्या क्या ये रोलिंग मिल्स के बारे में है। जैसे हमने टू हाई, थ्री हाई, फोर हाई और फिर हमने क्लस्टर हाई रोलिंग मिल्स को डिस्कस किया। अभी हम डिटेल डिस्कशन करते हैं रोलिंग प्रोसेस को और उसमें हम डिस्कस करेंगे टू हाई को, टू हाई रोलिंग मिल जिसमें कि दो रोलर्स आपका होंगे। तो दो रोलर्स हैं हमारे पास, यहाँ पे रोलर एक है और ये रोलर टू। इसमें क्या होता है रोलर्स क्या हो रहा है कि रोटेट कर रहे हैं, कंटिन्यूसली रोटेट कर रहा है। तो ये कि अगर हम मान के चलें कि क्लॉकवाइज में है तो ये क्या है काउंटर क्लॉकवाइज में है, लेकिन हमारा मूवमेंट जो होगा ये जॉब का वही एडवांसिंग साइड में होगा। तो इस तरह से मूवमेंट होगा। तो रोलिंग प्रोसेस में हम क्या करते हैं कि थिकनेस को रिड्यूस करते हैं, जो जॉब होगा उसका थिकनेस हम क्या करेंगे रिड्यूस करेंगे। अगर हम बिलेट इनपुट करेंगे तो हो सकता है प्लेट हमें यहाँ से आउटपुट मिल जाए, तो ये आउटपुट मिलेगा।
इनिशियल जो हाइट है बिलेट का वो h0 है, फाइनली जो हाइट मिलेगा वो कितना h1 मिलेगा। इसमें एक पॉइंट है जहाँ पे न्यूट्रल पॉइंट है, और न्यूट्रल पॉइंट ही दो जोन्स बनाते हैं, एक आपका लैगिंग जोन होगा और एक क्या होगा, लीडिंग जोन होगा। कहाँ कौन सा जोन है वो हम डिस्कस करते हैं आगे के स्लाइड्स पे। यहाँ पे डिफरेंट पॉइंट्स है, जैसे ए पॉइंट जो है वो एंट्री पॉइंट है, सी पॉइंट जो है वो एग्जिट पॉइंट है। ये एंट्री पॉइंट है और सी हमारे पास क्या है, एग्जिट पॉइंट है। यहाँ पे जो एन है वो हमारे पास क्या है, न्यूट्रल पॉइंट है, और ये जो कैपिटल आर है वो आर क्या है, रेडियस ऑफ द रोलर। तो ये कुछ पॉइंट्स है हम डिस्कस कर रहे हैं रोलिंग प्रोसेस में। मैक्सिमम न्यूमेरिकल थिंग्स देखेंगे यहाँ पे रोलिंग प्रोसेस में कि क्या क्या न्यूमेरिकल थिंग्स आ सकते हैं। न्यूट्रल पॉइंट है जहाँ पे कि रिलेटिव वेलोसिटी जीरो होगा। रिलेटिव वेलोसिटी किसका, ये जो रोलर है और ये जो स्ट्रिप है, ये जो आपका जॉब है, ये जॉब का जो सरफेस है और ये रोलर का सरफेस है, इन दोनों का मूवमेंट जो होगा वो जीरो। रिलेटिव मूवमेंट क्या है, जीरो है। मीन्स कि जो वेलोसिटी ऑफ स्ट्रिप है या वेलोसिटी ऑफ प्लेट है और वेलोसिटी ऑफ रोलर है, वो दोनों क्या है, आपस में इक्वल है। तो वो पॉइंट है न्यूट्रल पॉइंट, जहाँ पे वेलोसिटी ऑफ वर्कपीस, वेलोसिटी ऑफ जॉब, वेलोसिटी ऑफ स्ट्रिप या वेलोसिटी ऑफ प्लेट और वेलोसिटी ऑफ आपका क्या है, रोलर के आपस में इक्वल है। तो दोनों को वो पॉइंट हमारे पास क्या है, न्यूट्रल पॉइंट है। न्यूट्रल पॉइंट दो जोन्स बनाते हैं, वो दो जोन आपका क्या है, एक लीडिंग जोन है और एक आपका क्या है, लैगिंग जोन है। एन डैश अगर यहाँ पे लिखें और ए डैश, तो ये आपका क्या है, लैगिंग जोन बनाएगा, और ये आपका एन डैश और यहाँ पे हमारे पास सी डैश है, एन सी डैश एन डैश, ये जो जोन बनाएगा वो क्या है, लीडिंग जोन है। कंबाइंडली लैगिंग जोन और लीडिंग जोन जो एक जोन बनाता है जिसको बोलते हैं डिफॉर्मेशन जोन। मतलब है कि जो भी आपका जॉब में डिफॉर्मेशन होगा, जो भी डिफॉर्मेशन होगा वो देख सकते हैं यहाँ से लेके यहाँ के बीच में ही हो रहा है, इसी जोन में हो रहा है, बस इसके बाद और इसके पहले कोई भी डिफॉर्मेशन नहीं हो रहा है, इसलिए ये जो जोन है उसका नाम क्या है, डिफॉर्मेशन। तो यहाँ पे सरफेस वेलोसिटी ऑफ रोलर को हम लिख सकते हैं पाई dn/60, जहाँ पे d क्या है, डायमीटर है, और n क्या है, रिवोल्यूशन पर मिनट, rpm है रोलर का। इससे हम क्या कर सकते हैं, सरफेस वेलोसिटी ऑफ रोलर कैलकुलेट कर सकते हैं कि ये रोलर का सरफेस वेलोसिटी क्या होगा। तो जो स्ट्रिप है या जो प्लेट है उसका बेंडिंग ना हो, उसके लिए क्या होगा कि जो बॉटम में रोलर है और जो टॉप में रोलर है, जो टॉप का रोलर है और जो बॉटम का रोलर है, दोनों का स्पीड वेलोसिटी क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। तभी जाके जो ये प्लेट है या जो ये स्ट्रिप है इसका क्या हो जाएगा, वो बेंडिंग ना होगा। तो उसके लिए क्या करना होगा, टॉप रोलर और बॉटम रोलर दोनों का स्पीड क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। यानी कि पाई dn/60, ये जो पाई dn/60 है टॉप रोलर का, T4 टॉप है, और पाई dn/60 जो बॉटम का है, 60 माइनस हो जाएगा तो ये बॉटम का है, ये दोनों आपस में इक्वल होना चाहिए। यानी कि डी एन जो टॉप, डी और एन टॉप का है और डी और एन आपका क्या है, डी और एन जो बॉटम का है, वो दोनों आपस में क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। ये डी है और ये एन। तो फाइनली क्या हो जाना चाहिए, अगर रोलर का स्पीड सेम है, एन बी और एन टी सेम है, या अगर हम मान सकते हैं कि फॉर इक्विलिब्रियम एज्यूम कर लें कि टॉप रोलर और बॉटम रोलर का डायमीटर क्या है, सेम है, तो क्या होना चाहिए, तो सेम अगर हम मानते हैं इक्विलिब्रियम के लिए, बैलेंसिंग के लिए, तो हमारे पास क्या होना चाहिए, एन टी और एन बी भी क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। अगर हम ये मान के चलें कि टॉप रोलर और बॉटम रोलर दोनों का अगर रेडियस सेम है या डायमीटर सेम है, तो उनके आरपीएम भी क्या होंगे, सेम होंगे। तो स्पीड ऑफ टॉप रोलर एंड बॉटम रोलर क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। यहाँ पे हमने जो डिफरेंट वेरिएबल्स यूज़ किया उसको यहाँ पे मेंशन कर दिया है। H0 और H1 क्या है, फाइनल और इनिशियल थिकनेस है स्ट्रिप का या प्लेट का बिफोर एंड आफ्टर द रोलिंग प्रोसेस। B0 और B1 क्या है, विड्थ है स्ट्रिप का या प्लेट का बिफोर एंड आफ्टर, और V0 और V1 क्या है, वेलोसिटी है स्ट्रिप का बिफोर एंड आफ्टर। ये स्ट्रिप हो सकता है, प्लेट भी हो सकता है, ये सीट भी हो सकता है। तो इस तरह से हमने डिफरेंट वेरिएबल्स को देखा है। तो जो रिडक्शन होगा थिकनेस में वो क्या है, डेल्टा एच होगा, और फाइनल क्या था, H0 था, और इनिशियल H0 था और फाइनली कितना हो रहा है, H1 हो रहा है। तो ये रिडक्शन इन क्या है, आपका थिकनेस है।
अगर कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन रोलर और स्ट्रिप के बीच में अगर कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन जो है वो अगर म्यू है तो म्यू क्या हो जाएगा, tan बीटा हो जाएगा, और जहाँ बीटा क्या है आपका फ्रिक्शन एंगल। तो बीटा हमारे पास क्या है, फ्रिक्शन एंगल है, और हमने पढ़ा भी है म्यू इक्वल टू tan बीटा। तो म्यू को हम tan बीटा के इक्वल कर सकते हैं। हम ऐसा एज्यूम करते हैं आगे कुछ कैलकुलेशंस करने के लिए कि जो वॉल्यूम है वो कांस्टेंट होगा। हमें पता है कि मेटल फॉर्मिंग में और कुछ हो या नहीं हो, वॉल्यूम हमेशा क्या होगा, मेटल फॉर्मिंग में कांस्टेंट होगा। ये हमने फर्स्ट क्लास में भी, मेटल फॉर्मिंग के फर्स्ट लेक्चर में भी डिस्कस किया है कि वॉल्यूम क्या होगा, कांस्टेंट होंगे। विड्थ जो है वो मान के चलते हैं कि विड्थ जो है स्ट्रिप का या प्लेट का वो इनिशियली या फाइनली जो वर्कपीस का विड्थ है वो क्या है, कांस्टेंट है। तो विड्थ हम मान के चलते हैं कि कांस्टेंट है और वॉल्यूम क्या है, कांस्टेंट है। ये दो एजम्पशंस लेते हैं, फिर हम देखते हैं कुछ कैलकुलेशंस को। तो हमने दो एजम्पशंस लिया है कि विड्थ हमारा क्या है, कांस्टेंट है, और वॉल्यूम जो है ये वो हमारा कांस्टेंट है। वॉल्यूम तो हमारा इंटायर मेटल फॉर्मिंग में कांस्टेंट होगा, चाहे वो रोलिंग हो, फोर्जिंग हो, एक्सट्रूजन हो, ड्राइंग हो, हर एक प्रोसेस में वॉल्यूम क्या होगा, कांस्टेंट होगा। यहाँ मान के चलते हैं कि जो स्ट्रिप है या वर्कपीस है उसका विड्थ क्या है, कांस्टेंट है, यानी कि इनिशियल विड्थ और फाइनल विड्थ इक्वल है, और मान के चलते हैं कि बी। तो हमने एज्यूम किया है कि वॉल्यूम बिफोर और वॉल्यूम आफ्टर क्या होगा, कांस्टेंट होगा। हमने ये भी मान लिया है कि इनिशियल और फाइनल विड्थ क्या है, कांस्टेंट है वर्कपीस का। तो यहाँ से ये अगर हम H0/H1 की बात करें तो ये कितना हो जाएगा, V1/V0। हमें पता है कि H1/H0 इनिशियल जो हाइट होगा, जो थिकनेस हो जाएगा वर्कपीस का वो ज़्यादा होगा, तो H0/H1 का वैल्यू क्या होगा, ग्रेटर देन 1 होगा, यानी कि V1/V0 भी क्या हो जाएंगे, ग्रेटर देन 1 होगा। यानी कि यहाँ से कर सकते हैं कि V1 क्या है, ग्रेटर देन क्या हो जाएगा, V0। यानी कि जो वॉल्यूम आफ्टर जो रोलिंग प्रोसेस है वो ज़्यादा होगा इनिशियल। इसलिए क्या होगा, रोलिंग प्रोसेस में जो मटेरियल होगा हमेशा वो एडवांस करते रहेगा, क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी कितना V1 है, फाइनल क्या है, V0 है। और हमें यहाँ से पता चल गया इस सिंपल डेरिवेशन से कि V0 क्या होगा, V1 से ज़्यादा, V1 क्या होगा, V0 से ज़्यादा होगा। जो फाइनल वेलोसिटी है वो इनिशियल वेलोसिटी से क्या होगा, ज़्यादा होगा। तो कुछ और पॉइंट्स देखते हैं रोलिंग प्रोसेस में। हमारे पास यहाँ पे ये डिफॉर्मेशन जोन है, ए एंट्री पॉइंट था, सी हमारा एग्जिट पॉइंट था, ए यहाँ पे एन है, न्यूट्रल पॉइंट है। ये जो जोन है वो डिफॉर्मेशन जोन है। ए से लेके एन तक आपका क्या है, लैगिंग जोन है, और एन से लेके सी तक लीडिंग जोन है। एन वो पॉइंट है जो कि न्यूट्रल पॉइंट है, जहाँ पे वेलोसिटी ऑफ स्ट्रिप या वेलोसिटी ऑफ वर्कपीस या वेलोसिटी ऑफ रोलर क्या है, आपस में इक्वल है। ये जो डिफॉर्मेशन जोन है वो सेंटर ऑफ रोलर, जो रोलर का जो सेंटर है वहाँ पे एक एंगल बनाएगा, और उस एंगल को बोलते हैं डिफॉर्मेशन एंगल, या उसको बोलते हैं एंगल ऑफ बाइट, या उसको बोलते हैं एंगल मेड बाय डिफॉर्मेशन जोन। तो यह अल्फा एक एंगल है जिसको बोलते हैं डिफॉर्मेशन एंगल, या एंगल ऑफ बाइट, या बाइट एंगल, या उसको बोलते हैं एंगल मेड बाय डिफॉर्मेशन जोन। ये जो हाइट है ये कंप्लीट थिकनेस जो, तो यहाँ पे जो रिडक्शन हो रहा है दो बार हो रहा है, दो रोलर के कारण हो रहा है। तो एक रोलर के कारण जो रिडक्शन होगा वो ΔH/2। तो हम ट्रायंगल OBA में बात करेंगे, ट्रायंगल OBA में मतलब कि इस ट्रायंगल में अगर बात करेंगे तो ये जो कॉस अल्फ़ा होगा, कॉस अल्फ़ा कितना हो जाएगा, OB/OA। कॉस अल्फ़ा बेस क्या है, OB, और OA क्या हो जाएगा, इसका क्या हो जाएगा, हाइपोटेनस हो जाएगा। कॉस OB को क्या लिख सकते हैं, OC माइनस BC, और यहाँ से इससे लिख सकते हैं OC माइनस BC। OC को अगेन हम R लिख सकते हैं, OA को भी हम क्या लिख सकते हैं, R लिख सकते हैं, और BC को क्या लिख सकते हैं, BC को हम लिख सकते हैं ΔH/2। तो ये ΔH/2। तो यहाँ से एक एक्सप्रेशन आया cos अल्फा इक्वल्स टू दिस। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ऐसा होगा, R इधर आ जाएगा तो, और फिर फर्दर हम सिंप्लीफाई करेंगे तो ΔH इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 2R × 1 माइनस कॉस अल्फ़ा। तो यह एक्सप्रेशन है ΔH का, कि ΔH क्या, जो रिडक्शन होगा वो कितना हो सकता है, 2R × 1 माइनस कॉस अल्फ़ा। बाकी आगे और भी हम इसका यूज़ करेंगे, बट इतना तक यहाँ पे इसको रखते हैं। यहाँ पे नेक्स्ट हम फाइंड आउट करते हैं आर्क लेंथ ऑफ डिफॉर्मेशन जोन, जो कि AC के इक्वल होगा। आर्क लेंथ ऑफ डिफॉर्मेशन जोन, ये आर्क लेंथ ऑफ डिफॉर्मेशन जोन जो कि AC के इक्वल होगा,
और ये जो AC होगा वो क्या होगा, हमने पढ़ा है थीटा इक्वल्स टू L/R फार्मूला, L/R फार्मूला, यहाँ से L क्या हो जाएगा R थीटा। तो यहाँ पे R की जगह कैपिटल R है और थीटा की जगह क्या अल्फा है। इसलिए लेंथ ऑफ डिफॉर्मेशन जो हो जाएगा आर्क लेंथ, लेंथ में क्या है, ये आर्क लेंथ है, आर्क लेंथ है अलग है, और लेंथ जो होगा वो लेंथ ऑफ डिफॉर्मेशन जोन, ये हो जाएगा लेंथ ऑफ डिफॉर्मेशन, ये आर्क लेंथ ऑफ डिफॉर्मेशन जोन है, और वो कितना होगा R अल्फा के इक्वल होगा। लेंथ ऑफ डिफॉर्मेशन जोन होगा वो AB होगा, अभी हमने डिस्कस किया AB होगा, और AB को क्या लिख सकते हैं OA स्क्वायर माइनस OB स्क्वायर, क्योंकि AB क्या है हाइपोटेनस है, AB हमारे पास क्या है सॉरी परपेंडिकुलर है, तो परपेंडिकुलर को लिख सकते हैं हाइपोटेनस स्क्वायर माइनस OB स्क्वायर। OA को लिख सकते हैं R स्क्वायर, और OB को लिख सकते हैं क्या, OB को हमने लिखा था OC माइनस BC, तो ये लिख सकते हैं। इसको फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो ये लेंथ ऑफ डिफॉर्मेशन जोन का एक्सप्रेशन हो गया इतना। इसको फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे, अगर मान के चलेंगे कि R डेल्टा H का वैल्यू डेल्टा H/2 से बहुत ही बड़ा है, क्योंकि R रेडियस जो रोलर्स के रेडियस होते हैं वो बहुत बड़ा होते हैं कंपेरिजन टू जो हमें रिडक्शन करना है। तो यहाँ से अगर हम इसको नेगलेक्ट कर देंगे, डेल्टा H/2 को नेगलेक्ट कर देंगे, इस एक्सप्रेशन को नेगलेक्ट कर देंगे, तो यहाँ से इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आएगा, ये कैसे आएगा R स्क्वायर, और इसको सिंप्लीफाई करेंगे A माइनस B के होल स्क्वायर पे ब्रेक करेंगे तो ये इतना होगा। इसके कंपैरिजन में ये बहुत छोटा वैल्यू है, तो इसको L इक्वल्स टू रूट अंडर डेल्टा RH लिख सकते हैं, और ये फार्मूला हो जाएगा लेंथ ऑफ डिफॉर्मेशन जोन का। तो अभी तक हमने 3 फार्मूला डिस्कस कर लिया है। डेल्टा H का फार्मूला क्या होगा, लेंथ ऑफ आर्क लेंथ ऑफ डिफॉर्मेशन जोन मतलब AC का वैल्यू क्या हो जाएगा R अल्फा हो जाएगा, और लेंथ ऑफ डिफॉर्मेशन जोन जो हो जाएगा वो रूट ओवर R डेल्टा H हो जाएगा। तो नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं tan अल्फा। tan अल्फा कितना हो सकता है, ये वैल्यू tan अल्फा OAB बाई लिख सकते हैं OB, tan अल्फा को AB बाई OB लिख सकते हैं इस ट्रायंगल में ही, और इसको फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो इतना हो जाएगा। R का वैल्यू अगर डेल्टा H/2 से बहुत बड़ा है तो इसको हम यहाँ पे डेल्टा H/2 को निगलेक्ट कर देंगे, तो tan अल्फा जो हो जाएगा इतना होगा। इसको फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो tan अल्फा जो हो जाएगा वो इतना होगा। इसका यूज करेंगे हम लोग बाइट एंगल फाइंड आउट करने के लिए, या एंगल ऑफ डिफॉर्मेशन जो अगर फाइंड आउट करना है तो हम इसका यूज कर सकते हैं। तो नेक्स्ट कुछ पॉइंट्स डिस्कस करते हैं। तो कुछ पॉइंट्स देखते हैं, यहाँ पे एक पॉइंट है, तो इस पॉइंट पे 2 फोर्स लग रहा है, पॉइंट A पे एंट्री पॉइंट पे, एक टेंजेंशियल फोर्स और दूसरा टेंजेंट पे नॉर्मल है, उसको नॉर्मल फोर्स बोल रहे हैं। एक टेंजेंशियल फोर्स है, नॉर्मल यहाँ पे नॉर्मल फोर्स, यह न्यूट्रल पॉइंट पे जो हमने माना था वो अलग है, ये नॉर्मल फोर्स है, ये टेंजेंशियल फोर्स है। तो यहाँ पे अगर आपको जो वर्कपीस है उसको आगे मूव करना है, स्ट्रिप या प्लेट जो है उसको आगे मूव करना है, तो एक रिजल्टेंट फोर्स होना चाहिए Rx। तो ये Rx क्या होना चाहिए, हमेशा Rx का वैल्यू क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए, 0 से बड़ा होना चाहिए, तभी जाके ये आगे मूव करेगा। तो यहाँ पे एंगल अल्फा है, तो ये एंगल भी क्या हो जाएगा, अल्फा हो जाएगा, क्योंकि ये वर्टिकल है, ये भी वर्टिकल है, ये एंगल अल्फा है, इसके सामने ही है, तो ये एंगल अल्फा हो जाएगा। तो A और T क्या है, कंपोनेंट ऑफ, यहाँ पे जो फोर्स है वो कौन सा फोर्स है, फ्रिक्शनल फोर्स है, तो उसी के कंपोनेंट है। T यहाँ पे टेंजेंट है, ये जो आपका क्या है फ्रिक्शनल फोर्स है, उसी का ये नॉर्मल कंपोनेंट है। तो ये जो है कि वो एक्टिंग कहाँ पे एक्ट कर रहा है, वो न्यूट्रल पॉइंट पे, ये एंट्री पॉइंट पे एक्ट कर रहा है। यहाँ से ही सिंस यहाँ से ही प्लेट क्या कर रहा है, आगे मूव कर रहा है वर्क पीस, तो यहाँ से ही क्या होगा, एक रिजल्टेंट फोर्स लगेगा Rx, और Rx जो होगा वो रिजल्ट कंपोनेंट का ऐसा फोर्स होगा। इसका हम देखेंगे इस T का, तो इधर क्या हो जाएगा, T cos अल्फा हो जाएगा। T cos अल्फा कैसे होगा, ये अल्फा है तो ये 90 माइनस अल्फा हो जाएगा, तो इसका वर्टिकल कंपोनेंट क्या हो जाएगा T का, यहाँ पे T है और ये 90 माइनस अल्फा है, तो ये क्या हो जाएगा, अल्फा हो जाएगा। तो ये T का इधर कंपोनेंट T cos अल्फा हो गया, और इधर क्या कौन सा कंपोनेंट, T sin अल्फा। फिर इसका n का 2 कंपोनेंट हो जाएगा, तो n का एक इधर कंपोनेंट होगा, फिर एक इधर कंपोनेंट होगा। इसके बीच ये जो वर्टिकल कंपोनेंट है उसको हम आगे डिस्कस करते हैं, अभी इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट को। तो इधर T cos अल्फा है, ये बड़ा होगा, और इधर क्या हो जाएगा, ये अल्फा है, तो ये इधर क्या हो जाएगा, n sin अल्फा। इसको n cos 90 माइनस अल्फा भी लिख सकते हैं। T cos अल्फा इधर लग रहा है, इधर T cos अल्फा लग रहा है,
और इधर n साइन अल्फा लग रहा है, तो फाइनली इधर टी कॉस अल्फा बड़ा ही होगा, तभी जाके रिजल्टेंट फोर्स 0 हो जाएगा। तो आर एक्स इतना होगा। तो रिजल्टेंट फोर्स का वैल्यू क्या होना चाहिए, आर एक्स, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो इतना हो जाएगा। इसका वैल्यू क्या होना चाहिए, 0 होगा। आर एक्स का वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा, तभी क्या हो जाएगा, ये स्ट्रिप है या प्लेट है ये पुल्ड करेगा रोलर में। यहाँ से आर एक्स का वैल्यू हम क्या कर सकते हैं, ये रिप्लेस कर सकते हैं, और रिप्लेस करेंगे तो n इंटू ये वैल्यू कितना होना चाहिए, ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। इसका वैल्यू क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। n म्यू कॉस अल्फा माइनस n साइन अल्फा का वैल्यू क्या होना, 0 होना चाहिए। और फाइनली देखेंगे तो म्यू कॉस अल्फा का वैल्यू क्या होना चाहिए, साइन अल्फा से बड़ा होना चाहिए, क्योंकि n तो 0 होगा नहीं, यही तो एक्सप्रेशन 0 होगा। और इसको और सिंप्लीफाई करेंगे तो म्यू जो होना चाहिए वो ग्रेटर देन इक्वल टू क्या होना चाहिए, tan अल्फा होना चाहिए। और म्यू को क्या लिख सकते हैं, tan बीटा। तो tan बीटा का वैल्यू क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन tan अल्फा, यानी कि बीटा का जो वैल्यू है वो ग्रेटर देन इक्वल टू क्या होना चाहिए, अल्फा होना चाहिए। तभी जाके बीटा का वैल्यू अगर अल्फा से ज़्यादा है तभी जाके क्या हो सकता है कि ये जो इस वर्कपीस है, ये जो प्लेट है वो आगे एडवांस करेगा। ये कंडीशन है रोल को पुल करने के लिए। रोल में आपका क्या हो सकता है ये, तो बीटा का वैल्यू क्या होना चाहिए, यहाँ से हमने देखा क्या कि बीटा का वैल्यू क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल टू अल्फा होना चाहिए। यानी कि अल्फा का जो मैक्सिमम वैल्यू होगा वो कितना होना चाहिए, वो बीटा के इक्वल। बीटा का वैल्यू क्या है, ग्रेटर देन इक्वल टू होना चाहिए क्या, अल्फा। यानी कि अल्फा क्या है, लेस देन इक्वल टू बीटा होगा। तो अल्फा का जो लेस देन इक्वल टू बीटा है, यानी कि अल्फा का जो मैक्सिमम वैल्यू होगा वो कितना हो जाएगा, बीटा। तो अल्फा का जो मैक्सिमम वैल्यू होगा, जब अल्फा का देखिए मैक्सिमम वैल्यू होगा, अल्फा का देख लीजिए, जब मान लीजिए एंट्री पॉइंट है, ये जब मैक्सिमम वैल्यू होगा, अल्फा का जो मैक्सिमम वैल्यू होगा और वो वैल्यू कितना बीटा होगा, तो ये जो डेल्टा एच होगा वो क्या होगा, मैक्सिमम होगा। अल्फा का वैल्यू जितना ज़्यादा होगा उतना रिडक्शन होगा। तो अल्फा का जब मैक्सिमम वैल्यू आएगा वो डेल्टा एच क्या होगा, ये डेल्टा एच बाई 2 है, तो डेल्टा एच क्या होगा, मैक्सिमम होगा। तो डेल्टा एच उसमें समय क्या होगा, मैक्सिमम वैल्यू होगा। हमने एक्सप्रेशन देखा tan अल्फा इक्वल्स टू डेल्टा एच बाई आर। यहाँ पे अल्फा की जगह क्या कर रहे हैं, बीटा पुट कर रहे हैं, तो डेल्टा एच की जगह क्या हो जाएगा, डेल्टा एच मैक्स हो जाएगा। तो यहाँ से डेल्टा एच मैक्स का रिलेशन आ जाएगा, और डेल्टा एच मैक्स का रिलेशन क्या हो जाएगा, म्यू आर स्क्वायर आर। तो ये मैक्सिमम रिडक्शन जो हो सकता है वो क्या हो सकता है, म्यू स्क्वायर आर। ये फॉर्मूला है, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, याद रखना है। इन ए गिवन रोलिंग कंडीशन अल्फा एक्स, अल्फा का जो मैक्सिमम वैल्यू हुआ वो बीटा होगा, और इसको बोलते हैं कूलम्ब फ्रिक्शन कंडीशन। इसका नाम है कूलम्ब फ्रिक्शन कंडीशन। और डेल्टा एच मैक्स का वैल्यू कितना हो जाएगा, म्यू स्क्वायर आर। तो ये म्यू स्क्वायर आर वैल्यू होगा, इसको भी हमें क्या करना है, याद रखना है। तो ये हमने कुछ एक फॉर्मूला देखा मैक्सिमम रिडक्शन के लिए, और यहाँ पे हमने देखा कि फॉर्मूला क्या होगा, आर्क लेंथ ऑफ डिफॉर्मेशन जोन, लेंथ ऑफ डिफॉर्मेशन जोन, बाइट एंगल के लिए क्या फॉर्मूला होगा। तो इस तरह से हमने रोलिंग में कुछ एक्सप्रेशन, कुछ फॉर्मूला देखा है। अभी तक हमने कुछ थ्योरी देखा रोलिंग प्रोसेस के बारे में, आगे हम डिस्कस करते हैं कुछ प्रॉब्लम्स को रोलिंग में। तो फर्स्ट प्रॉब्लम लेके चलते हैं रोलिंग प्रोसेस में कि कैलकुलेट द मिनिमम नंबर ऑफ हॉट रोलिंग पासेस नेसेसरी टू रिड्यूस एन इनगोट ऑफ 200 mm थिकनेस। तो कोई इनगोट है जो इनिशियल आपका रॉ मटेरियल है, जिसका थिकनेस, इनिशियल थिकनेस कितना है, 200 mm है, और इसको रिड्यूस कर देना है 100 mm थिकनेस में इन द टू हाई रिवर्सिबल रोलिंग मिल। तो टू हाई रिवर्सिबल रोलिंग मिल है विथ रोल डायमीटर 500 mm, और दो कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन जो है आपका, उनके बीच का जो कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है वो 0.2 है। तो क्वेश्चन पूछ रहा है कि कितने नंबर ऑफ पासेस चाहिए, जो कि टू हाई रिवर्सिबल रोलिंग मिल है हमारे पास। तो रोलिंग मिल जो है वो टू हाई रिवर्सिबल है, मीन्स कि मटेरियल उससे जाएगा फिर वापस उसमें जा सकता है, एक बार रिड्यूस होगा तो फिर दूसरी बार भी रिड्यूस हो सकता है। तो टू हाई रोलिंग मिल है हमारे पास, और हमें थिकनेस रिड्यूस करना है। थिकनेस कितना रिड्यूस करना है, 200 mm इनिशियल थिकनेस है, तो उसको हमें क्या करना है, 100 mm में कन्वर्ट कर देना है। जो रोल्स है उसका डायमीटर कितना है, वो 500 mm है। रोल का डायमीटर 500 mm है, और कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन गिवन है कि वो कितना है, 0.2 है। तो इस तरह से अभी हम देखते हैं कि कितने नंबर ऑफ पासेस चाहिए। तो यहाँ पे
जो मैक्सिमम रिडक्शन हो सकता है वो एक पास में, उसके लिए हमारे पास फॉर्मूला है म्यू स्क्वायर आर। मैक्सिमम रिडक्शन पर पास जो हो सकता है वो कितना होगा, म्यू स्क्वायर आर। ये हमने फॉर्मूला देखा भी है, अभी हमने इसका डिराइव भी किया है कि अल्फ़ा का जो मैक्सिमम वैल्यू हो सकता है वो बीटा के इक्वल हो सकता है। तो वहाँ से हमने डिस्कस भी किया है कि डेल्टा एच मैक्स जो होगा पर पास कितना होगा, वो म्यू स्क्वायर आर होगा। तो यहाँ म्यू का वैल्यू कितना 0.2 है और आर का वैल्यू 200, डायमीटर गिवन है 500, इसलिए आर का वैल्यू कितना हो जाएगा 250। तो यहाँ से डेल्टा एच मैक्स कितना हो जाएगा 10 mm। तो एक पास में जो हम रिड्यूस कर सकते हैं थिकनेस को, वो जो मैक्सिमम रिडक्शन हो सकता है वो कितना है 10 mm का है। हमें रिडक्शन कितना चाहिए 200 माइनस 100, मतलब कि 100 रिडक्शन चाहिए। तो नंबर ऑफ पासेस कितना होगा, पर पास कितना रिड्यूसन हो सकता है मैक्सिमम 10 mm। तो और रिडक्शन कितने चाहिए हमें 100 mm। तो नंबर ऑफ पासेस कितना हो जाएंगे, इतना हो जाएंगे। तो इस तरह से हमने, तो नंबर ऑफ पासेस जो हो जाएगा टोटल आपको रिडक्शन करना है और रिडक्शन पर पास हो जाएगा और यहाँ से ये वैल्यू आपका 10 हो जाएगा। तो ये आंसर हो जाएगा क्वेश्चन का। ये हमने सिंपल क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। तो वेरी सिंपल क्वेश्चन था। मेनली क्या करना था कि ये फॉर्मूला याद रखना था। ये फॉर्मूला बहुत ही इंपॉर्टेंट है फॉर्मूला। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। इस क्वेश्चन में क्या है, इन सिंगल पास फ्लैट रोलिंग ऑपरेशन, ठीक है, ये सिंगल पास है, फ्लैट रोलिंग है, जिसमें कि वाइड दिया हुआ है, विड्थ दिया हुआ है 400 mm है, हैविंग ए थिकनेस ऑफ कितना है 10 mm। इसको क्या करना है, रिड्यूस कर देना है, कितना में 8 mm में। ये जो 10 mm है उसको रिड्यूस कर देना है 8 mm में। विड्थ के बारे में कुछ नहीं बोलना है, तो मान के चलेंगे विड्थ हमारा क्या है, कांस्टेंट है। बाय यूजिंग ए रोल ऑफ डायमीटर 600 mm, कोई रोल यूज करना है जिसका डायमीटर 600 mm है, मतलब रेडियस 300 mm। फाइंड द, हमें जो फाइंड आउट करना है क्या है, रोल स्ट्रिप कॉन्टैक्ट लेंथ एंड कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन कंसीडरिंग द सिचुएशन ऑफ मैक्सिमम ड्राफ्ट। तो मैक्सिमम ड्राफ्ट करने का मतलब जो रिडक्शन होगा वो मैक्सिमम होगा। इस केस में आपको रोल स्ट्रिप कॉन्टैक्ट लेंथ, तो रोल स्ट्रिप कॉन्टैक्ट है, तो ये रोल है और हमें पता है ये स्ट्रिप है, तो ये जो कॉन्टैक्ट होगा वो कितना होगा, ये कॉन्टैक्ट। तो आर्क लेंथ ऑफ डिफॉर्मेशन जो है वही कॉन्टैक्ट लेंथ होगा। तो ये कॉन्टैक्ट लेंथ होगा। तो देखते हैं हम कैसे। तो रोल स्ट्रिप कॉन्टैक्ट लेंथ जो होगा वो आर्क लेंथ ऑफ डिफॉर्मेशन जोन के इक्वल होगा। और हमने इसके लिए फॉर्मूला डिराइव किया कि वो होगा कितना, आर अल्फा के इक्वल होगा। तो अल्फा हम इसको क्या लिख सकते हैं, tan इनवर्स डेल्टा एच बाई आर। अल्फा को लिखें क्योंकि tan अल्फा इक्वल्स टू, फॉर्मूला हमने पढ़ा tan अल्फा इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ डेल्टा एच बाई आर। तो यहाँ से अल्फा क्या हो जाएगा, tan इनवर्स स्क्वायर रूट ऑफ डेल्टा एच बाई आर। तो डेल्टा एच हमें पता है कितना है 10 माइनस 8 है, और आर हमें पता है कितना है 300 mm। तो यहाँ वैल्यू रख देंगे। तो डेल्टा एच कितना हो जाएगा 10 माइनस 8 2 mm, और रिडक्शन आर कितना हो जाएगा 300 mm इंटू पाई बाई 180 करेंगे, क्योंकि ये वैल्यू क्या है, ये वैल्यू आपका क्या करेगा, डिग्री में देगा। तो इसको डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, पाई बाई 180 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे ये फॉर्मूला है यूज किया हमने, क्योंकि हमें पता है कि मैक्सिमम ड्राफ्ट के लिए जो अल्फा होगा बीटा के एंगल के इक्वल होगा, यानी कि म्यू क्या हो जाएगा, tan बीटा होता है जो कि tan अल्फा के इक्वल हो जाएगा, और tan अल्फा इक्वल टू ये होता है। तो यहाँ से मैक्सिमम ड्राफ्ट के लिए हमें पता है कि जो म्यू होगा वो tan बीटा के इक्वल होगा। tan बीटा कितना हो जाएगा, tan अल्फा के लिए, क्योंकि मैक्सिमम ड्राफ्ट के केस में अल्फा और बीटा इक्वल हो जाएंगे, तभी जाके मैक्सिमम ड्राफ्ट होगा। और यहाँ से ये फॉर्मूला हो जाएगा, ये वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे तो म्यू का वैल्यू 0.082 आ जाएगा। इसको भी कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ से क्या हो जाएगा, रोल स्ट्रिप कॉन्टैक्ट लेंथ मिल जाएगा। ठीक है, तो इसको सॉल्व कर लेंगे तो इसको मिल जाएगा रोल स्ट्रिप कॉन्टैक्ट लेंथ है, यहाँ से म्यू का वैल्यू निकल जाएगा। अगेन एक दूसरा प्रॉब्लम देखते हैं कि कोई हमारे पास सिंगल पास रोलिंग प्रोसेस है जिसमें कि 400 mm डायमीटर का हमारे पास क्या है, रोलर। कोई स्ट्रिप है जो कि जिसका विड्थ क्या है 140 mm है और थिकनेस कितना है 8 mm है। इसको 10% रिडक्शन इन थिकनेस चाहिए।
तो 10% रिडक्शन करना है, तो फाइंड द एंगल ऑफ बाइट इन रेडियन, तो बाइट एंगल हमें निकालना है। तो बाइट एंगल के लिए हमारे पास यहाँ पे दिया है कि रेडियस क्या है 205 mm है, फिर गिवन है इसका विड्थ 140 है और इसका इनिशियल हाइट कितना है 8। फाइनली जो हमें हाइट चाहिए h1 वो h0 माइनस 0.1 दिस, तो यहाँ से 7.2 mm हो जाएगा। h1 हम सिंपली कैलकुलेट कर सकते हैं 0.9 टाइम्स h1 h0 0.9 इंटू h कितना 8, तो ये 7.2 mm, क्योंकि 10% आपको क्या करना है रिडक्शन करना है, या इस तरह से निकाल सकते हैं। तो बाइट एंगल जो होता है उसका फॉर्मूला tan इनवर्स रूट ओवर डेल्टा एच बाई आर, ये फॉर्मूला हमें, क्योंकि tan का फॉर्मूला हमें पता है tan अल्फा का रूट ओवर डेल्टा एच बाई आर, तो डेल्टा एच का फॉर्मूला क्या हो जाएगा h1 माइनस h0, तो ये कितना हो जाएगा 0.8 और r का वैल्यू पता है तो रख देंगे इसमें, तो अल्फा का वैल्यू आ जाएगा 0.062, ये अल्फा आ गया। और ये अल्फा क्या है रेडियन में, अल्फा है ओनली रेडियन में है, क्योंकि हमने पाई बाई 180 से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये रेडियन में वैल्यू आ गया। तो अल्फा का वैल्यू इस तरह से हमने कैलकुलेट कर लिया। तो नेक्स्ट कुछ और भी थ्योरीज डिस्कस करते हैं, जैसे कि बैकवर्ड स्लिप, अगर उसमें बैकवर्ड स्लिप होगा तो बैकवर्ड स्लिप क्या हो जाएगा, ये वेलोसिटी है, वेलोसिटी ऑफ रोलर्स है और इनिशियल वेलोसिटी है आपका स्ट्रिप का, तो इन दोनों के डिफरेंस को हम क्या बोलते हैं बैकवर्ड स्लिप। तो मैक्सिमम परसेंटेज स्लिप प्रेजेंट इन द लैगिंग जोन, इसी को बोलते हैं बैकवर्ड स्लिप जो होगा उसको मैक्सिमम परसेंटेज ऑफ स्लिप प्रेजेंट इन द लैगिंग जोन। जो लैगिंग जोन में होगा वो बैकवर्ड स्लिप होगा और जो लीडिंग जोन में होगा वो क्या होगा फॉरवर्ड स्लिप होगा। तो ये मैक्सिमम परसेंटेज स्लिप प्रेजेंट इन द लीडिंग जोन, ये आपका क्या है फॉरवर्ड स्लिप है, जिसमें हमारे पास वेरिएबल्स है वी नॉट और वी1। हमें पता है वी क्या है, वी नॉट क्या है, वी1 क्या है। वी नॉट और वी1 हमें पता है कि आफ्टर बिफोर एंड आफ्टर वेलोसिटी ऑफ स्ट्रिप है, और वी क्या है सरफेस वेलोसिटी ऑफ स्ट्रिप, वी है सरफेस वेलोसिटी ऑफ स्ट्रिप, और वी नॉट और वी1 क्या है बिफोर एंड आफ्टर वेलोसिटी ऑफ स्ट्रिप। बिफोर एंड आफ्टर क्या है जो रोलिंग प्रोसेस कर रहे हैं उसमें, बिफोर द रोलिंग प्रोसेस एंड आफ्टर द रोलिंग प्रोसेस। स्लिप जो होगा वो रिलेटिव वेलोसिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, अगर ज़्यादा रिलेटिव वेलोसिटी होगा तो उसमें स्लिप भी ज़्यादा होगा। लेकिन जो हम रोल्स के हेल्प से जो प्रेशर देते हैं उस प्रेशर का इन्वर्सली रिलेटेड प्रोपोर्शनल, अगर आप प्रेशर इंक्रीज करेंगे तो स्लिप क्या हो जाएगा रिड्यूस, बट यहाँ अगर स्लिप इंक्रीज करेंगे या रिलेटिव वेलोसिटी इंक्रीज करेंगे तो स्लिप भी क्या हो जाएगा इंक्रीज हो जाएगा। तो ये रिलेशन है रोलिंग प्रोसेस में कि अगर आप स्लिप इंक्रीज करेंगे या रिलेटिव वेलोसिटी इंक्रीज करेंगे तो स्लिप का इंक्रीज होगा, बट अगर रोल की हेल्प से अगर उसका प्रेशर इंक्रीज करेंगे तो उसमें क्या होगा स्लिप रिड्यूस करेंगे। नेक्स्ट है जो मैक्सिमम हम प्रेशर इंड्यूस कर सकते हैं उसको हम कैलकुलेट कर सकते हैं, इसका डेरिवेशन भी है बट हम इसको यहाँ पे डेरिवेशन नहीं लिखते हैं, जस्ट सिंपल फॉर्मूला यूज करते हैं और इसके वेरिएबल्स देखते हैं। जो मैक्सिमम प्रेशर इंड्यूस हो सकता है वो कितना 2/√3 सिग्मा वाई 1 प्लस म्यू एल बाई 4h। ये फॉर्मूला बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको हम याद रखेंगे। मैक्सिमम या एवरेज प्रेशर जो हो सकता है, मैक्सिमम प्रेशर इंड्यूस जो हो सकता है वो कितना है 2/√3 दिस, जहाँ पे सिग्मा वाई क्या है फ्लो स्ट्रेस ऑफ द मटेरियल। और यहाँ से अगर हम आपको फोर्स निकालना है तो फोर्स भी निकाल सकते हैं, एफ एवरेज जो निकाल सकते हैं प्रेशर इनटू प्रोजेक्टेड एरिया, यहाँ से फोर्स निकल जाएगा। तो ये क्या है, ये जो एवरेज फोर्स है वो इस तरह से लगता है। यहाँ पे वेरिएबल्स क्या हम डिस्कस करते हैं। जो एवरेज फोर्स है, स्ट्रिप क्या करेगा फोर्स अप्लाई करेगा तो उसके रिवर्स में यहाँ पे क्या करेगा रोल्स भी फोर्स लगाएगा, बट हम यहाँ पे फोर्स की बात कर रहे हैं, बाकी डायरेक्शंस हो हम डिस्कस करेंगे आगे कि कहाँ क्यों डायरेक्शन है। तो यहाँ पे म्यू हमारे पास पता है कि म्यू कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है, एच क्या है, एच जो है वो h0 प्लस h1/2 है, एल क्या है लेंथ ऑफ डिफॉर्मेशन जोन है, जस्ट ये लेंथ है उसका, और सिग्मा वाई क्या है फ्लो स्ट्रेस ऑफ द मटेरियल है, मटेरियल का जो फ्लो स्ट्रेस है वो सिग्मा वाई है। तो सिग्मा वाई मटेरियल का फ्लो स्टेट है, म्यू क्या है कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है बिटवीन रोल्स एंड स्ट्रिप, एल क्या है लेंथ ऑफ डिफॉर्मेशन जोन, और एच जो है वो h0 प्लस h1/2 है। तो आगे डिस्कस करते हैं हम लोग। जो एवरेज एक्टिंग फोर्स हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, प्रोजेक्टेड एरिया यहाँ पे क्या होगा b इंटू एल हो जाएगा। तो b इंटू एल हो जाएगा क्योंकि b विड्थ है और l हमारा लेंथ है, तो प्रोजेक्टेड एरिया क्या हो जाएगा b इंटू लेंथ एल, क्योंकि ये स्ट्रिप अगर है तो इसका जो विड्थ होगा और ये जो
जो लेंथ है, लेंथ किसका, लेंथ डिफॉर्मेशन जोन का, तो वो लेंथ वो एक प्रोजेक्टेड एरिया हो जाएगा, ये प्रोजेक्टेड एरिया हो जाएगा। तो यहाँ पे ये विड्थ हो जाएगा और ये मान लीजिए लेंथ है तो लेंथ हो जाएगा, या ये विड्थ हो जाएगा और ये लेंथ हो जाएगा, तो ये प्रोजेक्टेड एरिया हो जाएगा, रेक्टेंगुलर एरिया। तो इसलिए इसको B × L कर दिया। तो इस तरह से हम इसका यूज कर सकते हैं एवरेज फोर्स कैलकुलेट करने में। एवरेज फोर्स जो होगा वो यहाँ पे लगेगा और वर्क पीस क्या करेगा, यहाँ पे रोल्स पे लगाएगा और रोल्स क्या करेगा, वर्क पीस पे लगाएगा। लेकिन उसमें क्या होगा, यहाँ पे हमें पता है कि एक टेंजेंशियल फोर्स लगेगा और यहाँ पे क्या होगा, नॉर्मल लगेगा। नॉर्मल का एक कंपोनेंट इधर होगा और नॉर्मल का एक कंपोनेंट क्या होगा, वर्टिकल होगा। यहाँ पे भी नॉर्मल होगा तो उसका एक कंपोनेंट क्या होगा, वर्टिकल होगा। फिर क्या है, ये टेंजेंट जो है, इस जो फ्रिक्शनल फोर्स है उसका एक कंपोनेंट इधर होगा, फिर दूसरा कंपोनेंट इधर होगा। तो ये दोनों कंपोनेंट क्या करते हैं, यहाँ लगेंगे, फिर यहाँ पे भी इनिशियल स्टार्टिंग पॉइंट इधर से भी लगेंगे। तो ये यहाँ पे एक एवरेज फोर्स लगेगा रोल्स पे एक्टिंग ऑन द रोलर, ये एवरेज फोर्स लगेगा और उसका वैल्यू क्या है, ये है। एवरेज फोर्स जो इस पे लग रहा है उसको बोलते हैं रोल सेपरेटिंग फोर्स। इस फोर्स का नाम, जो एवरेज फोर्स रोल्स पे लग रहा है उसका नाम क्या है, रोल सेपरेटिंग फोर्स। ये जो दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो रोल सेपरेटिंग डिस्टेंस है। तो रोल सेपरेटिंग डिस्टेंस कितना हो जाएगा, R1 + R2 इंटू R1 और सॉरी ये R1 है, R है, यहाँ पे भी R है और ये क्या है, ये यहाँ पे जो इसका हाइट है H1, तो ये रोल सेपरेटिंग डिस्टेंस हो जाएगा। रोल सेपरेटिंग फोर्स जो है वो डिपेंड करता है सिग्मा वाई पे, म्यू पे, एल पे, एच पे। तो हम देखते हैं यहाँ पे सिग्मा वाई रिड्यूस कर से जो फ्लो स्ट्रेस है मटेरियल का उसको रिड्यूस करके या आर का वैल्यू रिड्यूस करके हम क्या कर सकते हैं कि जो एवरेज रोल सेपरेटिंग फोर्स है उसका वैल्यू रिड्यूस कर सकते हैं। जब बाई रिड्यूसिंग म्यू भी रिड्यूस करके हम क्या कर सकते हैं, इसको रिड्यूस करेंगे तो रोल सेपरेटिंग फोर्स का वैल्यू भी क्या होगा, रिड्यूस होगा। लेकिन इस बात का ध्यान रखना है कि अल्फा का वैल्यू मैक्सिमम कितना हो सकता है, बीटा। तो अल्फा = बीटा, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। बाई यूजिंग सिग्मा 1 एंड सिग्मा 2, ये बैक टेंशन एंड फ्रंट टेंशन है, तो इसमें हम क्या कर सकते हैं, बैक टेंशन दे सकते हैं या फ्रंट टेंशन दे सकते हैं। उससे क्या होगा, ये जो स्ट्रिप के अंदर जो नेचर है कि ये बेंड कर जाए इस तरह से, थोड़ा सा बेंडिंग फोर्स, उससे क्या होगा कि इस पर ज़्यादा है, इस पर और इस पर क्या होगा, एक बैलेंसिंग फोर्स नहीं होगा, डिफरेंट फोर्स लगेंगे। तो ये प्रॉब्लम ना हो इसलिए हम क्या करते हैं, फ्रंट टेंशन देते हैं या बैक टेंशन देते हैं। तो ये सिग्मा 1 बैक टेंशन है, सिग्मा 2 क्या है, फ्रंट टेंशन। तो बैक एंड फ्रंट टेंशन हम देते हैं, तो इससे हम क्या कर सकते हैं, रोल सेपरेटिंग फोर्स को क्या कर सकते हैं, वो रिड्यूस कर सकते हैं। तो ये कुछ टेक्निक है जिससे हम क्या कर सकते हैं, रोल सेपरेटिंग फोर्स को रिड्यूस कर सकते हैं। रिड्यूस करने का तरीका है कि सिग्मा वाई जो फ्लो स्ट्रेस है मटेरियल उसको रिड्यूस कर लें, या रोल्स का डायमीटर रिड्यूस कर दे, या उसका रेडियस रिड्यूस कर दे, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन जो दोनों के बीच में उसको रिड्यूस कर दे, या फ्रंट एंड बैक टेंशन दे दे, तो उससे भी क्या होगा, जो रोल सेपरेटिंग फोर्स है वो उसका वैल्यू क्या हो जाएगा, रिड्यूस कर जाएगा। तो ये कुछ टेक्निक्स था हमने डिस्कस किया रोलिंग प्रोसेस में। तो आज का क्लास यहीं पे क्लोज करते हैं, नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे वायर ड्राइंग प्रोसेस को। थैंक यू सो मच फॉर अटेंडिंग द क्लास, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास, थैंक यू सो मच।